अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 12 सितंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 19 रबी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के साबिक गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने आज जुम्मे की सुबह 15वें नायब सदर के तौर पर हलफ ले लिया है। उन्होंने अपने हरीफ इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस पी सुदर्शन रेड्डी को आसानी से शिकस्त दी। राधाकृष्णन ने कुल 767 वोटों में से 452 वोट लिए, जबकि सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट हासिल हुए। यह आदादशुमार हस्बे इख्तिलाफ के कुछ अरकान पार्लियामेंट की जानिब से क्रॉस वोटिंग की वजह से अपोजिशन कैंप में दरार को जाहिर करता है। जुमे की सुबह सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने एक रस्मी तकरीब में इन्हें हलफ दिलाया, जिसमें मुल्क भर से सीनियर सियासी कायदीन और मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तकरीब में शिरकत की और नए हलफ लेने वाले नायब सदर को मुबारकबाद पेश की। इनके साथ मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ एक मरकूज ऑपरेशन में दिल्ली में साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 4 बांग्लादेशी शहरियों, 3 खवातीन और एक मर्द को हिरासत में ले लिया, जो 2017 से गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में रह रहे थे। ये गिरफ्तारियां कौमी दारकूमत के कापा शहरा इलाके में आज जुमे को की गई और मुल्क बदरी का अमल फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस नई दिल्ली की मदद से शुरू किया गया। आज जुमे को जारी करदा एक सरकारी प्रेस रिलीज में साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने यह बात कही। ऑपरेशन सेल साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम ने 4 गैर कानूनी बांग्लादेशी तारिकीन वतन का सुराग लगाकर हिरासत में लेकर काबिल तारीफ काम किया। ये बात साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सरबराह ने कही। हिरासत में लिए गए अफराद की शिनाख्त फरजाना अख्तर, नाज़िमा बेगम, रसीमा अख्तर और खान के नाम से हुई है। नेपाल में हुकूमत के खिलाफ पिछले कुछ दिनों में जिस तरह तशद्दुद फूट पड़ा, इसने इसे काफी नुकसान पहुंचाया। मुजाहिरीन के तशद्दुद में सब कुछ जलकर राख हो गया। तशद्दुद के शौकीन नौजवानों ने पार्लियामेंट, सरकारी दफातर, होटलों या निजी दफातर को भी नहीं बख्शा। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान जब नेपाल की सड़कों पर मौत का रक्स जारी था, वहीं कई हिंदुस्तानी भी फंसे हुए थे। ताहम भारतीय हुकूमत की कोशिशों के बाद आज इनमें से बेशतर को वापस लाया जा चुका है। अपने मुल्क वापस आने वाले लोगों की कहानियां रीढ़ की हड्डी को ठंडा करने वाली है। द्वारका दिल्ली के रहने वाली एक खैती भी किसी काम से नेपाल खटमंडू गई हुई थी। खटमंडू जाने से पहले वो अपने सफर को लेकर बहुत पुरजोश थी, लेकिन इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि इसके सफर के दौरान इनकी जान को खतरा होगा। खटमंडू में तशद्दुद के वक्त वो अपने होटल के कमरे में थी। वो कहते हैं कि हवाई अड्डा इनके होटल से तकरीबन आधे घंटे के दूरी पर था, लेकिन चारों तरफ इतना तशद्दुद था कि वो बाहर जाना बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रही थी। इसने अपने होटल के कमरे के बाहर हुए तशद्दुद की वीडियो भी बनाई। जब इसे मालूम हुआ कि मुजाहिरीन अब होटल को आग लगा रहे हैं, तो वो बहुत खौफजदा थे। इसने अपने होटल के मैनेजर से कहा कि वो फौरी तौर पर एयरपोर्ट जाना चाहती है, लेकिन होटल के मैनेजर ने इसे समझाया कि ऐसी हालत में बाहर जाना ठीक नहीं है, यहाँ से ज़्यादा खतरा बाहर है। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद वो किसी तरह अपने होटल के कमरे से निकलकर एयरपोर्ट पहुंची और अब वो दिल्ली वापस आ गई है। वो कहती है कि बहुत से हिंदुस्तानी अभी भी नेपाल में फंसे हुए हैं, जिन्हें जल्द वतन वापस लाने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी मेंबर असेंबली मेराज मलिक की पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तारी के बाद आज जुम्मे को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भलीसा में भारतीय नागरिक तहफ़्फ़ुज़ कशा स्नेहता की दफ़ा 163 के तहत इम्तनाई हुक्म जारी किया गया है। ये इम्तनाई हुक्म आम आदमी पार्टी एमएलए की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज के दरमियान नाफिज किया गया था। आज जुमे के पेश नज़र काफ़ी एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। भारी पुलिस को तैनात कर दिया गया है। रियासत महाराष्ट्र में इन दिनों आलूदगी बढ़ती जा रही है। इस सिलसिले में हुकूमत एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। जल्द ही रियासत के सभी पेट्रोल पंपों पर पीयूसी यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट ना होने पर गाड़ियों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। यह ज़ाब्ता मुंबई समेत पूरी रियासत में नाफिज होगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट प्रताप सरनायक ने कहा है कि इसका मकसद रियासत में आलूदगी को कम करना और फर्जी पीयूसी सर्टिफिकेट के मसले पर रोक लगाना है। महाराष्ट्र हुकूमत ने वाज़ेह किया कि नो पीयूसी नो फ्यूल मुहिम कुछ महीने में शुरू होगी। इसके तहत गाड़ी मालिकान को अपने आलूदगी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाजमी तौर से बरकरार रखनी होगी। हर पेट्रोल पंप पर आने वाली गाड़ियों की सीसीटीवी कैमरे से जांच होगी। अगर पीयूसी सर्टिफिकेट इनवैलिड या खत्म पाया गया तो ईंधन नहीं दिया जाएगा। नवमुंतखब नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने ओहदे के लिए हलफ बर्दारी से कबल महाराष्ट्र के गवर्नर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इन्हें सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज हलफ दिला रही हैं। इत्तला के मुताबिक सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के गवर्नर का इजाफी चार्ज सौंपा है। आचार्य गुजरात की जिम्मेदारी के साथ साथ अब महाराष्ट्र के गवर्नर की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। ऐसा कब तक रहेगा फिलहाल ये तय नहीं है, क्योंकि मरकज ने नए गवर्नर की तकर्रुरी पर फिलहाल कोई फैसला नहीं किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में हुए अकोला फसादात की मुंसिफाना तहकीकात न करने पर महाराष्ट्र पुलिस की सख्त सरजनिश करते हुए कहा कि पुलिस को हर तरह के तासुबात से ऊपर उठना चाहिए। अदालत ने खुसूसी तहकीकाती टीम SIT की तश्कील देने का हुक्म देते हुए वाज़ेह किया कि SIT सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल होगी, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों तबकों के अफसरान शामिल होंगे। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा कि एक बार जब कोई शख्स पुलिस की वर्दी पहन लेता है तो इसे मजहब, जात पात या किसी और किस्म के तासुब से बालातर होकर कानून के मुताबिक अपना फ़र्ज अदा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ बनाम रियासत महाराष्ट्र और दीगर मामले में एक शख्स की तरफ से दायर दरख्वास्त पर दिया। नाज़रीन, मौजूदा पुलिस के रवैये पर आप अपने ख्यालात कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। उम्रे की अदायगी के बाद वतन वापस लौटे सहारनपुर के बाशिंदों के साथ दिल्ली के यमुना बाजार में वाक़ हनुमान मंदिर में बदसलूकी और जबरन सजदा रेस कराने के वीडियो वायरल होने के बाद मुलजिमीन के जरिए माफ़ी के बाद मामलों को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस वाक़े के मुतासरीन ने बनफ्स नफीस शुमाली ज़िला के DCP ऑफिस में इस पूरे वाक़े की तहरीरी शिकायत दर्ज कराई है और मुलजिमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक कोई FIR दर्ज ना होने से दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुफ्ती अब्दुल रज़ाक ने कहा कि वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने इस बात का इंतजार क्यों किया कि मुतासरीन शिकायत करने के लिए आएंगे तभी कार्रवाई होगी। पुलिस को अज खुद नोटिस लेते हुए वीडियो की बुनियाद पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि अब मुतासरीन ने जब खुद आकर शिकायत की है तो पुलिस को मुलजिमीन के खिलाफ सख्त दफात में मुकदमा दायर करके कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई इसलिए भी ज़रूरी है कि दारुल-हुकूमत दिल्ली का माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई है। अगर कौमी दारुल-हुकूमत का माहौल ख़राब होगा तो इसका पैगाम पूरी दुनिया में गलत जाएगा। दिल्ली के शायदरा के करीब मानसरोवर पार्क GTB नगर थाना इलाके में एक मुस्लिम ड्राइवर आस मोहम्मद के साथ हुई मारपीट के वाक़े को एक दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस ने अब तक FIR दर्ज नहीं की है, जिस पर मुतासरा शख्स आस मोहम्मद ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। मोहम्मद का कहना है कि हमलावर ने न सिर्फ मुझे बेरहमी से पीटा बल्कि नारे लगवाने और तजलील करने की कोशिश भी की। इसके बावजूद पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज न करना इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर अमन पसंद लोगों का कहना है कि यह वाक़या खुलेआम फ़िरका परस्ती और शरपसंदी की मिसाल है। पुलिस को चाहिए कि वो फौरी कार्रवाई करे और मुलजिम को गिरफ्तार करे। आस मोहम्मद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो अब भी खौफजदा है और इंसाफ के मुंतज़िर है। मुस्लिम ऑटो ड्राइवर को मानने वाले शरपसंद का ताल्लुक कौन से मजहब से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पुलिस इसीलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से गुरेज कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है कि पुलिस वर्दी पहनने के बाद कोई मजहब की नहीं होती है, वो हर मजहब वालों के साथ इंसाफ करना चाहिए, लेकिन पुलिस शरपसंदों का साथ दे रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार असेंबली इंतखाबात से कबल आज राष्ट्रीय जनता दल के साथ इत्तेहाद के लिए ड्रामाई कोशिश शुरू की। रियासती सदर अख्तरुल इमान की ज़ेर-ए-क़यादत AIMIM कायदीन पटना की 10 सर्कुलर रोड पर वाक़े लालू प्रसाद यादव की रिहाइशगाह पहुंचे। वो अपने हाथों में पोस्टर्स उठाए हुए थे और ढोल पीट रहे थे ताकि RJD इनके लिए अपने दरवाजे खोल दे। सिक्योरिटी अमले ने कायदीन को रिहाइशगाह के बाहर ही रोक दिया, लेकिन इनका पैगाम साफ और वाज़ेह था। AIMIM इंडिया ब्लॉक में शामिल होना चाहती है ताकि अक़लियती और सेकुलर वोटों को बंटने से रोका जा सके। एक पोस्टर लिखा था कि सेकुलर वोटों की तकसीम को रोकने के लिए AIMIM की मुस्बित पहल। लालू तेजस्वी अपने कान खोलो, आपके दरवाजे पर ढोल बज रहे हैं। इत्तेहाद के लिए अपने दरवाजे खोलो वरना आप बेनकाब हो जाएंगे। अख्तरुल इमान ने कहा कि AIMIM बार बार RJD से और इंडिया ब्लॉक के शुरा से रुजू हुई है, लेकिन इसे कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि हमने चंद RJD अरकान असम्बली के जरिए एक पैगाम भी भेजा था, लेकिन हमें यह मशवरा दिया गया कि इस मरतबा AIMIM को मुकाबला नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को इस मफाद आमा की अर्जी पर फौरी समाअत से इनकार कर दिया, जिसमें 14 सितंबर को होने वाले एशिया कप T20 टूर्नामेंट के हिंद पाक मैच को मनसूख करने का मुतालबा किया गया। यह मामला जब जस्टिस JK महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच के सामने पहुंचा तो अदालत ने इसे संजीदगी से लेने से इनकार कर दिया। जस्टिस महेश्वरी ने साफ तौर पर कहा कि इतनी भी क्या जल्दबाजी है, ये तो एक मैच है, होने दीजिए। जब वकील ने दलील दी कि इतवार को मैच है और अगर जुम्मे को भी समाअत नहीं हुई तो अर्जी बेमायने हो जाएगी, तो जस्टिस महेश्वरी ने दो टोक जवाब दिया, मैच इस इतवार को है, हम इससे क्या करें, रहने दीजिए, मैच होना चाहिए। ये अर्जी 4 कानून के तलबा ने दाखिल की है। इनका कहना है कि हाल ही में हुए पहलगाम दहशतगर्दाना हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ मैच खेलना कौमी मफाद के खिलाफ है। इससे शहीद हुए जवानों और शहरियों की कुर्बानी की तौहीन होगी। अर्जी में कहा गया कि जब हमारे फौजी अपनी जान दे रहे हैं और जो मुल्क
اس کے لیے ذمہ دار ہے۔ اسی کے ساتھ کرکٹ کھیلنا غلط پیغام دیتا ہے اور شہیدوں کے کنبوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ عرضی کے مطابق تفریحی قوم کی سلامتی اور وقار سے اوپر نہیں رکھا جا سکتا۔ عرضی کی قیادت کر رہی طالبہ اروش جین نے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ BCCI کو وزارت کھیل کے ماتحت لایا جائے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاست میں زیر التواء ریلوے پروجیکٹس اور لائنوں کی تنصیب کے کاموں کی عاجلانہ تکمیل میں ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ ضروری فنڈز کی فراہمی کے علاوہ اراضیات کے حصول کے لیے حکومت تعاون کرے گی۔ ریونت ریڈی نے ریلوے پروجیکٹس کے منصوبوں کی تیاری مستقبل کی ضروریات کے مطابق کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی اور کہا کہ فاصلے طے کرنے اور متوقع اخراجات میں کمی کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کمانڈ کنٹرول سینٹر میں زیر التواء ریلوے پروجیکٹس و مجوزہ منصوبوں پر ساؤتھ سینٹرل ریلوے اور مختلف محکموں کے عہدیداروں کا اجلاس منعقد کیا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ مسافرین کو تیز تر ٹرانسپورٹ سہولتیں فراہم کرنے کے علاوہ نئی ریلوے لائنوں کے ذریعے ہمہ جہتی ترقی ممکن ہے۔ انہوں نے سیاحتی مراکز اور صنعتی ضروریات کو پیش نظر رکھنے کا مشورہ دیا۔ ریاست تلنگانہ میں بارش کے دوران گزشتہ 48 گھنٹوں میں بجلی گرنے سے 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور آج دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد اور اضلاع میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی کے مطابق تلنگانہ کے بیشتر اضلاع میں موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جو آئندہ 5 دنوں تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ مختلف اضلاع میں بارش کے دوران بجلی گرنے کے سبب 9 افراد ہلاک ہونے کی توثیق ہوئی ہے، جن میں اکثر زرعی مزدور ہیں۔ تلنگانہ میں بارش پر چیف منسٹر ریونت ریڈی نے جائزہ اجلاس منعقد کر کے متعلقہ محکمہ جات کو متحرک و چوکس رہنے کی ہدایت جاری کی۔ اضلاع میدک، ورنگل، نظام آباد، عادل آباد و دیگر مقامات پر مسلسل بارش کے نتیجے میں صورتحال ابتر ہونے لگی ہے، جبکہ شہر حیدرآباد کے نواحی علاقوں عبداللہ، میرپیٹ، میاں پور، الوال، اپر و دیگر علاقوں میں بھی موسلا دھار بارشوں سے سڑکوں پر پانی جمع ہونے کے سبب سڑکیں جھیل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ خانگی ماہرین موسمیات کی تفصیلات کے مطابق جنگاؤں، یدادری، بھونگیر، سدی پیٹ، محبوب آباد، جگتیال، پیدا پلی میں آئندہ چند گھنٹوں میں بادل پھٹ پڑنے جیسی صورتحال کا خدشہ ظاہر کر کے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا، جبکہ آج میدک میں موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حیدرآباد میں چند گھنٹوں میں ہوئی مسلسل بارش کے بعد کئی علاقوں میں 100 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی، جن میں LB نگر، ناگول، بوڈوپل، ناچارام، ملاپور، کاپرا، مولا علی، ECIL اور ناگارام شامل ہیں۔ پرانے شہر کے کئی علاقوں میں مسلسل بارش کے دوران کئی سڑکوں پر پانی جمع ہونے کی شکایت ملی، جبکہ نشیبی علاقوں کے مکینوں کو موسلا دھار بارش کی صورت میں چوکس رہنے اور احتیاط کی تاکید کی گئی ہے۔ حیدرآباد سٹی سیکورٹی کونسل نے اعلان کیا ہے کہ پہلی مرتبہ ٹریفک سمٹ 2025 کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ یہ 2 روزہ سمٹ 18 اور 19 سپٹمبر 2025 کو جلا وہار نکلس روڈ حیدرآباد میں منعقد ہوگی۔ عوام اس سمٹ میں صرف رجسٹریشن کے بعد ہی شرکت کر سکتے ہیں، کیونکہ پیشگی رجسٹریشن لازمی ہے۔ اس پروگرام میں اعلیٰ سطحی پالیسی مباحثوں، ورکشاپس، تفریحی پروگراموں، انٹریکٹیو نمائشوں، تربیتی سیشنز، فوڈ کورٹ اور اسٹال سمیت کئی سرگرمیاں شامل ہوں گی۔ ٹریفک سمٹ 2025 ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا جو روڈ سیفٹی میں شامل تمام فریقین کو یکجا کرے گا، جن میں پالیسی ساز، قانون نافذ کرنے والے ادارے، شہری NGOs، اربن پلانرز اور ٹرانسپورٹ ماہرین شامل ہیں۔ شرکاء ممتاز شخصیات کے خطابات، ماہرین کے پینل ڈسکشنز کے علاوہ عملی ورکشاپ سے مستفید ہوں گے۔ اس سمٹ کا لوگو GLDS IPS جوائنٹ کمشنر ٹریفک و کنوینر ٹریفک فورم SCSC نے دیگر عہدیداروں کے ساتھ جاری کیا۔ تلنگانہ حکومت نے فیس ری ایمبرسمنٹ اسکیم سے استفادہ کرنے والے طلبہ کے لیے سخت قواعد متعارف کرانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق باقاعدہ کالج میں کلاسز میں شریک رہنے والے طلبہ کی ہی مالی مدد کی جائے گی۔ 75% حاضری کو لازمی بنایا جا رہا ہے۔ کئی کالجز میں چہرے کی شناخت سے حاضری لی جا رہی ہے۔ حاضری کو بھی آن لائن کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ فرسٹ کلاس نشانات لانے والے طلبہ کو ہی فیس ری ایمبرسمنٹ اسکیم کے ذریعے مستفید کیا جائے گا۔ تلنگانہ ہائر ایجوکیشن کونسل نے اس خصوص میں مشاورت بھی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے بعد نئے قواعد سے متعلق غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کی وزیر جنگلات و ماحولیات کونڈا سریکھا نے یوم شہداء جنگلات کے موقع پر نہرو زولوجیکل پارک میں منعقدہ تقریب میں شرکت کی اور تلنگانہ کے ان 22 جنگلات کے عہدیداروں کو خراج پیش کیا، جنہوں نے 1984 سے اب تک جنگلات اور جنگلات کی زندگی کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ انہوں نے یاد دہانی کروائی کہ راجستھان کے کھیچرلی میں 1730 میں بشنوئی طبقے نے تاریخی قربانیاں دی، جہاں کے 360 افراد نے جنگلات کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ انہوں نے مشکل حالات میں اپنی زندگیوں کو خطرے میں مسلسل ڈالنے والے محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کی بہادری کی ستائش کی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ چیف منسٹر سے سفارش کریں گے کہ پولیس شہداء کے خطوط پر محکمہ جنگلات کے شہید ملازمین کے خاندانوں کو فائدہ پہنچایا جائے، جن میں ان کے بچوں کے لیے تعلیمی مدد شامل ہے۔
بی جے پی کے تلنگانہ کے صدر این رام چندر راؤ نے اسرائیل کے ساتھ باہمی سرمایہ کاری کے معاہدے پر مرکز کے دستخط پر صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی کے اعتراض پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتا ہے۔ ہندوستان کو یہ خود مختار حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ملک بشمول اسرائیل کے ساتھ دو طرفہ معاہدہ کرے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کے پیش نظر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہندوستان ایسا معاہدہ کو روک دے۔ انہوں نے کہا کہ تجارتی معاہدہ منسوخ کرنے سے متعلق اویسی کے مطالبے سے وہ اتفاق نہیں کرتے۔